प्रणाम। आप सभी को पराक्रम दिवस की सबसे पहले शुभकामनाएं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में पूरा देश आज जागरूक है, उत्साहित है। सबके मन में एक विजय वृत्ति का भाव है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पराक्रम दिवस हम मना रहे हैं, इसका निहितार्थ यह है कि जो पराक्रमी है उसी व्यक्ति का जीवन हमारे लिए आदर्श है, इसलिए हम उसे मना रहे हैं। जब हम सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं तो हमारे सामने जो चेहरा आता है, जो व्यक्तित्व आता है और जो नाम का उल्लेख होता है, उसमें सबसे पहला शब्द होता है नेताजी। नेताजी, अभी हम नेताजी बोलते समय हमारे दिमाग में आता है कोई नेता मंत्री जिसका पेट बड़ा है, जिसके सिर पे टोपी है, जो राजनीति खेल रहा है। लेकिन नेता शब्द का वास्तविक अर्थ यह है कि जो सबका नेतृत्व करता है, जो व्यक्ति के, जनता के, समाज के हृदयों में स्थान बनाता है, वो नेता होता है। और इसलिए राष्ट्र नायक को नेता कहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हम कहते हैं तो हमारे सामने आता है कि वो एक सेना नायक है। लेकिन हमें इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जितने बड़े राष्ट्र नेता थे, जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही बड़े वे महान चिंतक थे। यदि उन्होंने अपने जीवन के लिए केवल चिंतन का क्षेत्र चुना होता तो उनकी गणना निश्चित रूप से देश के बड़े बड़े दार्शनिकों और चिंतकों के रूप में होती थी। किंतु उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और समृद्धि को ही अपने जीवन का महान ध्येय बनाया और इसीलिए उन्होंने अपने आध्यात्मिकता के साथ एक सेना नायक की भूमिका को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। हम देखते हैं कि पराक्रम होने के जो लक्षण हैं वो बचपन से ही देखा जाता है। पराक्रमी कौन होता है? जो मृत्यु से आलिंगन करने की क्षमता रखता हो। पराक्रमी वो होता है जो समुद्र को लांघ जाने की क्षमता रखता हो। हमारे राष्ट्र जीवन में पराधीन भारत के कालखंड में हम 3 लोगों को देखते हैं जिन्होंने समुद्र में छलांग लगाई थी। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने समुद्र में छलांग लगाई थी और दूसरी बात स्वतंत्र वीर सावरकर ने समुद्र में छलांग लगाई थी और तीसरे बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने छलांग लगाई थी। और इसलिए इन 3 नायकों के बीच हम स्वतंत्रता के इतिहास को देखना चाहिए। मैंने अपने पीएचडी थीसिस में स्वामी विवेकानंद को राष्ट्र नायक के रूप में निरूपित करने के लिए उसका बहुत अध्ययन किया और उसमें मैंने ये पाया कि ये तीनों के इर्द गिर्द स्वतंत्रता इतिहास लिखा जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि मुख्य धारा में अहिंसा को सामने रखकर हमने पूरे इतिहास का अध्ययन किया। तो हम देखते हैं कि बंग आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरह के आंदोलन को हमने देखा है। पर इसके बीच में कुछ आंदोलनों को हमने निश्चित रूप से भुला दिया या हमारे सामने जानबूझकर वो आए नहीं और हमने भी कभी उस पर झांकने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उस इतिहास के कुछ पन्नों को थोड़ा बारीकी से देखने का हम लोग तथ्यों के रूप में अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा कर भारत लौटे थे और कोलंबो में उन्होंने 15 जनवरी को पैर रखा था और स्वामी विवेकानंद के पैर रखते ही पूरे भारत में एक विजय उल्लास का वातावरण बन चुका था। जगह जगह भारत के अस्तित्व के, भारत के विजय की, भारत की अस्मिता की चर्चा होने लगी थी। और इस सुंदर वातावरण में 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म, अभी इस समय उड़ीसा जो है वहां के एक छोटे से शहर में यानी कटक में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। अब ये 2 माता-पिता यानी जानकी दास जी और प्रभावती देवी को हमें आज
निश्चित रूप से स्मरण करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे बालक को जना है जिन्होंने सचमुच भारत के अंदर विजय वृत्ति और स्वतंत्रता की आग को हृदय में जलाने का महान कार्य किया था। एक बात मुझे एक पढ़ने में आई और मैंने उस चीज को नोट किया, आज आज आपके सामने वो रखता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माताजी जब उनके पुस्तक की जो अलमारी थी, उस अलमारी में उन्होंने एक चिट्ठी पाई। ये बात कब की बता रहा हूँ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस 13-14 साल के थे, तो उस अलमारी में एक चिट्ठी मिली और उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा था वो मैं पढ़ के बताता हूँ, 2 लाइनें सिर्फ। वो लिखते हैं, चाहिए हिंदुस्तान में लश्करी क्रांति करने के लिए जवां मर्द चाहिए। कितने साल की आयु है नेताजी की? 13-14 साल की। वो लिखते हैं, हिंदुस्तान में लश्करी क्रांति के लिए जवां मर्द चाहिए। तनख्वाह क्या मिलेगी? तो वो लिखते हैं, तनख्वाह मिलेगी मृत्यु। और कहते हैं, इनाम क्या मिलेगा? बोलते हैं, बलिदान, शहीदी। और निवृत्ति वेतन क्या मिलेगी? आजादी, स्वतंत्रता। और कार्य क्षेत्र क्या होगा? हिंदुस्तान की रणभूमि। 12-13 साल का बच्चा इतना सोच सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटा सा बालक मृत्यु के लिए, बलिदान के लिए इतना दृढ़ संकल्प है बचपन में। ये बलिदान की वृत्ति उनके अंदर जगी कैसे? तो इसके पीछे पड़ताल करने पर 2 घटनाएं मेरे सामने आती है। सबसे पहले उनके शालेय जीवन की घटना है। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्लास में एक गोरा लड़का उस भारतीय बालक के गच्ची को पकड़कर उसको झंझोड़ रहा है, उसको गाली दे रहा है। और ये बच्चा जो है वो डर रहा है और संकोचवश वो मार खा रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। नेताजी उसी क्लास में थे। मैं बार बार नेताजी कह रहा हूँ क्योंकि नेताजी बाद में बने नहीं है। लोग कहते हैं गांधी जी ने जब उनको नाम दिया तब वो नेताजी कहलाए, लेकिन नेताजी का बचपन कैसा था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो नेताजी उस क्लास में बैठे थे और उस समय प्राध्यापक आ गए। अध्यापक आने के बाद तो ये थोड़ा सा माहौल शांत हो गया, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद जब छुट्टी हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी उस बालक को पकड़कर कहते हैं कि तुम कायर हो। तो बच्चा बोला कि इसमें कायरता की कौन सी बात है? ये लोग अपने देश पर राज कर रहे हैं, इनके पिताजी बड़े अफसर हैं, तो हम उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? हम उस पर उसे एक तमाचा मारेंगे तो वो हमको 100 तमाचे मारेगा, हमको स्कूल से निकाल भी देगा। तो नेताजी कहते हैं कि यही एक सबसे बड़ी कायरता है। वो हम पर राज कर रहे नहीं, हम गुलाम बन के बैठे हैं इस देश में, इसलिए वो हम पर राज कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, उनके इस बात से उस बच्चे के चेहरे पे एक चमक आई कि एक मेरे क्लास का बच्चा ये सोच रहा है कि हम गुलामी वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से उनके मन में ये भाव गया और उन्होंने सारे दोस्तों के साथ पूरा एक समूह बन गया और वो सब लोग मिलकर सबसे पहले अपने स्कूल के बालकों के मन से ये गुलामी वृत्ति जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न करना शुरू कर दिया। इसलिए सबसे पहले हमारे मन में जो गुलामी की वृत्ति आज भी बनी हुई है, इसको सबसे पहले हमको धोना पड़ेगा। और इसको धोने के लिए हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का अध्ययन निश्चित रूप से करना होगा, तथ्य और प्रमाणों के साथ करना होगा। क्योंकि इतिहास के पन्नों में हम उनको एक चैप्टर में या 2 पेज में, एक पन्ने में हम पढ़कर ये चीज को हम कुछ साध्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेताजी के जीवन का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। नेताजी उस समय यह बात कहते हैं कि एक गोरे बच्चे के द्वारा एक भारतीय बच्चे को प्रताड़ित करने पर उसके मन में भय का यदि वातावरण छाता है तो पूरे देश के लोगों में अंग्रेज हमारे माई बाप है, अंग्रेजों के हम गुलाम हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हम अंग्रेजों के साथ लड़ नहीं सकते, ये भाव यदि हमारे अंदर आता है तो कैसे हम अंग्रेजों के साथ लोहा ले सकते हैं, कैसे हम अंग्रेजों के साथ लड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर गुलामी की वृत्ति को दूर करना होगा। ये एक वीर वृत्ति नेताजी के बचपन की घटना है। एक दूसरी घटना मैं का उल्लेख करना चाहता हूँ, ये भी घटना अलमारी वाली ही है। नेताजी के
पुस्तक की अलमारी में चिट्ठियों की कतार लगी आ रही थी। और माँ जब उस कमरे की स्वच्छता कर रही थी तो उन्होंने देखा कि ये चींटियां अलमारी की ओर क्यों जा रही, इतनी साफ सुथरी अलमारी है। और उन्होंने देखा कि वो चींटियां एक डिब्बे के पास जमघट लगाए बैठी है और डब्बा खोला तो वहां पर शक्कर रोटी रखी हुई है। माँ ने सोचा कि ये कैसा, ये पुस्तक की अलमारी में शक्कर रोटी क्या कर रही है। और उसी समय सुभाष लौटे। माँ ने थोड़ी सी डांट लगाई और कहा, बेटा ये रोटी किताब की अलमारी में रखने की जगह है। तो सुभाष ने के आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं अपनी पुस्तकें भी रखता हूँ और रखते रखते मैंने वो डिब्बा भी रख दिया। माँ, मैं पिछले 6 महीने से रोज टिफिन में अपने भोजन के 2 रोटी निकाल कर स्कूल लेके जाता था अलग से डिब्बे में, और वहां स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा भीख मांगती थी, रोज भूखी रहती थी, इसलिए मैं अपने हिस्से के 2 रोटी उस माँ को देता था। आज जब मैं गया तो देखा कि वो माँ वहां नहीं थी। मैं दोबारा गया तो पता चला कि वो उनका निधन हो गया। तो छोटा सा बालक अपने सामने किसी बुजुर्ग महिला को भूखा नहीं देख सकता, अपने हिस्से की रोटी ले जाता है, घर के लोगों को कानो कान पता नहीं चलता है। तो ये जो करुणा का जो भाव है, इसी से हमें पता चलता है कि नेता किस तरह से होता है। केवल ताकत के भरोसे नहीं होता है, उसके साथ उसके अंदर एक और भाव होता है कि वो समाज के प्रति उसके मन में करुणा होती है। इसलिए करुणा और वीरता, इन दोनों धाराओं को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हम देखते हैं। कटक में शालेय शिक्षा पूर्ण करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता आ गए और वहां पर जाकर वो स्वामी विवेकानंद के अध्ययन में जुड़ गए। और स्वामी जी ने कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो भाषण दिया था, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बताया था कि तुम्हारा जो जन्म जो हुआ है स्वामी विवेकानंद के भारत आगमन के बाद हुआ है। और स्वामी जी जब 1902 में इस दुनिया से चले गए तो बहुत जगह पर उनके पोस्टर्स लगे हुए थे। तो नेताजी ने उनको पूछा था कि ये जो स्वामी विवेकानंद है, इनकी क्या खासियत है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। वो चटाई पर सोते थे। जब उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया, जब उनकी वाहवाही हुई तो वो चटाई पर सो रहे थे। तो नेताजी ने उस समय संकल्प लिया था कि मैं कभी भी गद्दे पे सोऊंगा नहीं, और उन्होंने जीवन भर चटाई पर ही सोते रहे। जो आदर्श के ऊपर जो व्यक्ति जीवन जीता है वो अपने आदर्श के अनुकूल जीता है। तो स्वामी विवेकानंद के जो समग्र भाषण का उन्होंने अध्ययन किया था, उससे उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को एकता के सूत्र में जोड़ना है तो पूरे समाज को जोड़ना होगा एक ध्येय के साथ। तो वो ध्येय क्या होगा? तो वो ध्येय होगा स्वतंत्रता की। और स्वतंत्रता की ध्येय के साथ उन्होंने एक और बात कही थी कि ये स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलने वाली, तो इसके लिए हमें बलिदान करना होगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो, और जब तक तुम बलि नहीं होगे इस माता के लिए तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। और उन्होंने कहा था कि आने वाले 50 वर्षों तक अपने देवी देवताओं को उठाकर ताक पर रख दो, और तुम्हारा जागरूक देवता जो है वो यही भारत माता है, जिसके लिए तुम्हें प्राणपण से अपने जीवन को अर्पित करना होगा। और नेताजी ने इसी बात को रेखांकित करते हुए पकड़ा था। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में विजय प्राप्त हुआ है और गांधी जी के आग्रह पर उनको इस्तीफा देना पड़ा है, और उसके बाद यह व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह अदम्य उत्साह, ये यानी कोई व्यक्ति जिसके पास कांग्रेस का बड़ा पद नहीं है, और गांधी जी उस समय सबसे बड़े देश के महानायक है, और उनके कहने पर उनको इस्तीफा देना पड़ा है, इसके बावजूद वो व्यक्ति जब ये बोलता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उनके बातों पर लोग भरोसा करते हैं। ये भरोसा, ये विश्वास ही इस बात का प्रतीक है कि नेताजी सचमुच नेताजी थे, और उन पर पूरी दुनिया, पूरे पूरे भारत के लोग उन पर विश्वास रखते थे। इसलिए नेताजी के इस नेतृत्व क्षमता पे हमें ध्यान रखना होगा। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि निर्भय बनो और आत्मविश्वासी बनो, और ये दोनों भाव नेताजी पर कूट कूट कर भरा हुआ था। मैंने प्रारंभ में बताया था कि नेताजी ने समुद्र भी लांगा था, समुद्र में तैर कर गए थे।
स्वामी ब्रह्मानंद से जब नेताजी की भेंट हुई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे आध्यात्मिक साधना करनी है, तब स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि अद्भुत भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम तो आध्यात्मिक हो ही, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए भी तुम्हें कार्य करना होगा। ये भाव उनको रामकृष्ण मिशन से ही मिला था। और आगे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए, फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई और यहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का उन्होंने प्रयत्न किया था। और नव विवेकानंद टोली नाम से उन्होंने एक छोटी सी संगठना अपने कॉलेज में बनाई थी और एक निडर और उत्साही युवक के रूप में वो अपने कॉलेज में पहचाने जाने लगे। जब वहां पर हैजे की बीमारी फैली तो अपने कॉलेज के सारे मित्रों को लेकर उन्होंने जनमानस की सेवा करने के लिए उन्होंने कार्य किया। 1919 में उन्होंने आईसीएस की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज गए और वहां पर उन्होंने अच्छे यानी उसमें वो तज्ञ हुए, चौथे स्थान पर आए। और बाद में जब उनको अंग्रेज सरकार के अंतर्गत नौकरी करने का अवसर मिला तो उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरा जन्म अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं आईसीएस की परीक्षा दूं, तो मैंने अपने पिताजी की जुबान रखी, लेकिन मैं अंग्रेजों की गुलामी बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ संपर्क किया। 1921 से देशबंधु जी के विद्यालय में उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया और पत्रकारिता के रूप में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था। तो यानी नेताजी के अलग अलग डायमेंशन जिसको कहेंगे आयाम है। एक वो दार्शनिक है, वो चिंतक है, वे योगी है, वे पराक्रमी है, वो नेता है, वो आंदोलन भी करते हैं, वो युवकों को एकत्रित भी करते हैं और वो पत्रकारिता भी करते हैं, वो शिक्षक भी होते हैं। तो एक व्यक्ति के अनेक अनेक आयाम। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो नेता होता है वो जिस क्षेत्र में जाता है वहां पर भी वो नेता ही रहता है। इसलिए यह मान के चलना कि किसी पार्टी में ही कोई है तो वो नेता हो सकता है, ये भाव हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी ही हमारे नेता है। इस बात को बार बार हमें अपने हृदय में ठोक पीट कर स्थापित करना पड़ेगा। तो यह नेताजी के जीवन की एक घटना है। 1938 में, पूर्व में मैंने बताया था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्र वीर सावरकर, इन दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी, पत्र व्यवहार होते थे, उनकी भेंट होती थी और इसलिए इन दो राष्ट्र नायकों को इतिहास से काफी हद तक पर्याप्त मात्रा में हम हटा हुआ देखते हैं, हटाया गया देखते हैं। मैं इसलिए इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि सावरकर को भी नजरबंद किया गया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी नजरबंद किया गया था। हम देखते हैं कि इतिहास में दो बड़े नायकों को बड़े कठोर कारावास की सजा हुई थी। एक सावरकर को हम देखते हैं कि उनको अंडमान भेजा गया था। एक और महानायक थे लोकमान्य तिलक, उनको भी ब्रह्मदेश के मांडले जेल में डाला गया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मांडले ही भेजा गया था। पता नहीं अंग्रेजों को ये तीन लोग ही ऐसे कैसे मिले थे जिनको भारत के मुख्य धारा से हटकर बहुत दूर के जेल में डालना उनकी मजबूरी होती थी। तो जब वो बीमार हो गए मांडले के जेल में, तो फिर अंग्रेजों को लगा कि इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहीं पर यदि इनका निधन हो गया तो फिर गड़बड़ होगी। उनको कहा कि आप इलाज के लिए यूरोप चले जाइए। तो अंग्रेजों ने ये स्पष्ट नहीं किया कि यूरोप से उनको कब लौटना है, तो इसलिए बोले कि नहीं, मैं यूरोप जाने वाला नहीं हूँ। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि ये यहाँ मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उनको वापस उनके घर में भेज देना चाहिए और घर में नजरबंद कर देना है। नजरबंद किस तरह से? उनकी मां नहीं मिल सकती उनसे, उनके भाई नहीं मिल सकते, उनके मित्र नहीं मिल सकते और यहाँ पर नजर कैद रहते हुए उनके दिमाग में बहुत कुछ चक्कर चल रहा था। मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत बड़े चिंतक थे। उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे, वो पत्र कैसे अखबारों में छपते थे कोई नहीं जानता इस बात को। और फिर
पठान मोहम्मद जियाउद्दीन नाम उन्होंने धारण किया और भेष बदलकर 16 जनवरी 1941 को अपने घर से पुलिस को चकमा देते हुए वो निकल गए। पेशावर होते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंच गए, पर किसी को पता नहीं चला। हमारे इतिहास में दो लोग ऐसे हुए जो भेष बदलने में बहुत माहिर थे, नाम और भेष। एक थे चंद्रशेखर आजाद और दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और बड़े मजेदार बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत सारी भाषाएं भी आती थी। बंगाली तो थे ही, हिंदी इंग्लिश तो आता ही था, उर्दू और फारसी के बड़े अच्छे जानकार थे। इसलिए वो जब भेष बदल कर गए, जैसे उन्होंने वेशभूषा की थी और जिस तरह से उनका बोली थी, यानी उर्दू फारसी ऐसा जो बोलते थे, उससे किसी को कानो कान पता नहीं चलता था। फिर वो जर्मनी होते हुए जापान गए और जापान जाकर उन्होंने वयोवृद्ध क्रांतिकारी जो रास बिहारी बोस थे उनसे मिले। आपको इस बात का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि रास बिहारी बोस जो थे उस समय थोड़े बुजुर्ग हो चले थे, लेकिन उन्होंने विदेश में रहकर बहुत महान कार्य किया था। उन्होंने वहां के भारतीयों को इकट्ठा किया था और उनको सैनिक के रूप में बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। रास बिहारी बोस के एक जीवन की एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। रास बिहारी बोस जब भारतीयों को इकट्ठा कर रहे थे, तो जिस जगह पर वो रहते थे, तो वहां जब वो सोते थे तो अपना तकिया हमेशा उस ओर रखते थे जहां से भारत दिखता था। मतलब वो उत्तर दिशा में यदि जापान है, उत्तर पूर्व दिशा में, तो तकिया जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। तो जब भी उनका तकिया उस दूसरे विपरीत दिशा पे रहता था तो बार बार तकिया पलटा देते थे। तो लोग उनको पूछते थे कि ये ये क्या टोटका है तुम्हारा कि बार बार आप इस तरह से तकिया रख देते हो। तो बोलते हैं कि मैं वर्षों से अपनी मातृभूमि से दूर हूँ। जब मैं सोता हूँ तो मेरा सिर हमेशा भारत की ओर होता है और मैं बार बार ये याद करता हूँ कि मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ और माँ मुझे देख रही है। यानी लोग विदेश में रहकर कैसे अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कैसे वो हृदय मन मस्तिष्क से भारत से जुड़े हैं। और वो रास बिहारी बोस उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उन्होंने जिस तरह से सैनिकों को जमा किया है उसका वो नेतृत्व करे। और इस तरह से आजाद हिंद सेना का गठन रास बिहारी बोस के मदद से वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। और हम जो आज देखते हैं जय हिंद, ये नारा जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। इस बात को हमें बार बार याद रखना चाहिए। और वंदे मातरम जो उद्घोष है, जो किसी काल में कांग्रेस के अधिवेशन में कभी गाया जाता था और कई बार लोग नाराज होकर चले जाते थे, फिर भी उनको मनाने के लिए हम बार बार उनको लाते थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम को अपने सेना में बहुत बड़ा स्थान दिया। और ये वंदे मातरम एक ऐसा बीज मंत्र था जिसको बोलकर लोग बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना करते थे, कठोर से कठोर दंड को भी वो झेल लेते थे। और एक और बड़ी बात है कि 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सिंगापुर में जाकर उन्होंने आरजी हुकूमत आजाद हिंद, यानी हिंदी अर्थ उसका है स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। वे स्वयं इस सरकार के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे और युद्ध मंत्री भी बने थे। यानी अंग्रेजों के सामने कोई व्यक्ति अंग्रेजों को चुनौती दे सकता है कि वे स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और युद्ध मंत्री भी है, यानी आज के जमाने में रक्षा मंत्री भी है। और मजेदार बात यह है कि आजाद हिंद फौज स्थापित करने के बाद वो उसके प्रधान सेनापति भी थे। यानी अंग्रेजों को चुनौती देना उस जमाने में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसके बीच में एक गुलाम देश भारत को माना जाता था। उस समय स्वतंत्रता की चिंगारी देश के अंदर जो सावरकर भाषण में बार बार बोल रहे थे कि सारे लोग, सारे युवक जाकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ और पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको बंदूक किस दिशा में मोड़नी है ये आप स्वयं तय कर लेना। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश में
जो अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहे थे, उन सैनिकों को जापान और जर्मनी के लोगों ने बंदी किया था, और उन बंदियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संपर्क करके उनके जर्मनी और जापान से मुक्त करवाया था और उनको आजाद हिंद सेना में भर्ती कराया था। तो सावरकर का भी यह प्रयत्न था कि भारत के अंदर जो प्रशिक्षित सैनिक जो रहेंगे वो भी आजाद हिंद सेना में भागीदार बनेंगे, और इसके लिए उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ संपर्क भी किया था, और इसलिए इसके तथ्यों की ओर हमें जाना चाहिए। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही है, और मजेदार बात यह है कि स्वातंत्र वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर किताब लिखा था। आज भी हम किताब में क्या पढ़ते हैं? 1857 का सैनिक विद्रोह। अरे भैया, हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम क्या राजद्रोह कर रहे हैं? आज भी हम उसको विद्रोह विद्रोह कहते हैं, लेकिन स्वातंत्र वीर सावरकर ने उस किताब का नाम दिया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि यह संग्राम था। और स्वामी विवेकानंद को एक ने पूछा था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो आत्मनिर्भर कैसे बनना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि झांसी की रानी की तरह। और स्वामी विवेकानंद के इस बात के बाद झांसी रानी को राष्ट्र नायिका के रूप में प्रस्तुत करने का बड़ा कार्य दो लोगों को करते हुए हम देखते हैं, एक स्वतंत्र वीर सावरकर और दूसरी हिंदी की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी लिखा। और इस खूब लड़ी मर्दानी की कविता लिखने वाले भी कांग्रेस की आक्रामक कार्यकर्ता थी सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन इस कविता को मूर्त रूप देने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में एक टुकड़ी जोड़ी, एक रेजिमेंट जोड़ा जिसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट, और इस तरह से उन्होंने काम किया। आपको इस बात पर भी गर्व होगा, या आप एक कल्पना भी कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया कि आजाद हिंद फौज के लिए आपको खून देना पड़ेगा, और जो खून नहीं दे पा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो धन भी दे, और लोग धन भी दे रहे थे, और ये उनकी लोकप्रियता थी। इस तरह से फिर आजाद हिंद फौज ने जापान के साथ मिलकर उन्होंने गुलाम जो कह रहे हैं कि भारत जिन पर अंग्रेजों का शासन था, इस भारत पर उन्होंने आक्रमण किया। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिया, और पराक्रम देखो, उस द्वीप पर जीतकर उन्होंने यह घोषणा की कि जिस जगह पर भारत के महान क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया था, आज से इस द्वीप का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रहेगा। आज यदि अंडमान द्वीप का नाम शहीद और स्वराज रखता, तो भारत के लोग वहां विजिट करने नहीं जाते, जाते हैं अभी भी, लेकिन अंडमान निकोबार समझकर जाते हैं। लेकिन शहीद और स्वराज रखेंगे तो क्या होगा कि नाम कैसा रखा, किस व्यक्ति के कारण रखा, यह भी आएगा, इसलिए नहीं रखा। आज भी भारत सरकार चाहेगी तो इस द्वीप का नाम शहीद और स्वराज रखा जा सकता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार जीतने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इम्फाल गए, और वहां पर युद्ध हो रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम बरसा दिए थे, जिसके बाद जापान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो इस पीछे हटने के बाद ऐसी बात हो गई कि आजाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। और इसके बाद भारत में क्या वातावरण बनना चाहिए था कि एक तरफ हमारा राष्ट्रनायक लड़ाई कर रहा है, सैनिक इकट्ठा कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस ने उस समय इसके पीछे थोड़े षड्यंत्र शुरू कर दिए। इधर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए आजाद हिंद सेना पर फौज पर मुकदमा चलाया गया, अंग्रेजों द्वारा विधिवत दुष्प्रचार किया गया, और तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दल इन्होंने सुभाष का विरोध किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता शिखर छूने लगी, क्योंकि देश की जो जनता है उनको लगने लगा कि विदेश में भी जाकर नेताजी कितना महान कार्य कर रहे हैं। यहाँ के लोग अभी भी अंग्रेजों से मांग रहे हैं कि आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, लेकिन नेताजी अपनी शक्ति के बल पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं।
और मजेदार बात यह है कि उस समय जब अंग्रेज विधिवत दुष्प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस के लोग उनका विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद माताएं अपने उस समय जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनका नाम वो सुभाष रख रहे थे और इस पर वो गर्व का अनुभव कर रहे थे। आज भी आप इंटरनेट पे फोटो सर्च करेंगे तो आपको वो पुराने चित्र मिलेंगे कि घर में लोग राणा प्रताप और शिवाजी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घोड़े में बैठा हुआ चित्र वो गली गली लगा रहे थे। तो इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काम किया था और बोलते हैं कि उनके इस आंदोलन को पर्याप्त सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता मिली है। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हुआ, ये दिखाई देता है, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को यह विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर शासन हम नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय सेना अब विद्रोह कर सकती है। भारतीय सेना में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बन गया है, इसलिए हम भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि क्या ब्रिटिश भारत की सेना विद्रोह के लिए तैयार है? भारत में स्वतंत्रता का ज्वालामुखी अब कभी भी फट सकता है और ब्रिटिश साम्राज्य को राख बना सकता है। इसलिए अंग्रेजों के पास भारत को छोड़ने के अलावा कुछ भी मार्ग नहीं बचा था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद 2 साल के बाद भारत को स्वतंत्रता क्यों दे दिया अंग्रेजों ने? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के स्वतंत्रता नहीं देती, क्योंकि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के सेना में जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध नहीं करना चाहती थी और इस विद्रोह के कारण ही अंग्रेज डर गए थे। और इस तरह से हम जानते हैं कि आजाद हिंद फौज के परिणाम स्वरूप हमें भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा आधार मिला था। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के नागरिकों ने यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भले ही आजाद हिंद सेना ने प्रत्यक्ष रूप से अंतिम विजय प्राप्त न की हो, अपितु उनके अतुलनीय देशभक्ति और साहस के कारण भारतीय लोगों में और ब्रिटिश भारत की सेना में स्वतंत्रता की इच्छा जागृत हुई। नेताजी और आजाद हिंद सेना का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान है और इसलिए आज हम अपने इस क्रांतिकारी, वीर, पराक्रमी, दार्शनिक, चिंतक, पत्रकार, शिक्षक और सचमुच युवा देश के हृदयों पे राज करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हुए हम उनका आदर्श लें, उनके अनुसार निर्भीक हो, आत्मविश्वासी बने, अपने मन से गुलामी की वृत्ति को धो डालें और एक पराक्रमी विजय वृत्ति वाला भारत के निर्माण में हम अपना योगदान दें। इस संकल्प को धारण करते हुए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कहेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय प्रहार। नमस्कार।